नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के किताबों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्स से हम बात करेंगे, इस शख्स ने वो कई सारे जीवन के मिथ को तोड़ता है। वो अपनी एजुकेशन लुधियाना के शहर में रहते हुए वो अपनी एजुकेशन अपनी ग्रेजुएशन को उर्दू में पूरा करता है और प्रोफेशन के तौर पे कीटाणुओं का अध्ययन करता है और उन्हीं कीटाणुओं के बीच में वो साहित्य को ढूंढता है, अपने शायरी को ढूंढता है। तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूँगा, वो खुद ही अपने बारे में बात करेंगे। तो आज के किताबों की दुनिया के मंच पर डॉक्टर नवीन गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सतेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को आप सभी के सामने लाने के लिए, आप सभी से बातचीत करने। मैंने जो माइक है वो नवीन जी को ही दे दिया है। मेरी आवाज कम आएगी क्योंकि यही बोलेंगे, यही जो है कि क्योंकि जब ये बोलेंगे तो जो ये सुनाने वाले हैं जो इनके अंदर है, तो मुझे माइक की जरूरत नहीं है। तो इनको मैंने ही मुझे कुछ इसमें ज्यादा सवाल। सबसे पहले नवीन जी मैं ये बात करूंगा कि अगर देखा जाए तो पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि आप लुधियाना में पैदा हुए और लुधियाना में उर्दू से ग्रेजुएशन करने का, उसके बाद प्रोफेशन के तौर पे जो है कि कीटाणुओं का रिसर्च, इसको जो कौन सा भाषा में क्या कहते हैं वो आप ही बताएंगे, और उसके बाद साहित्य का गहन जो है कि अध्ययन और शेर व शायरी में एक एक महारत हासिल करना। मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो शेरो शायरी के प्रोग्राम्स होते हैं, जो नेशनल लेवल पे काव्य गोष्ठी होती है, उनमें इनको इनवाइट किया जाता है। ये अपनी शायरी से लोगों को इंटरटेन ही नहीं बल्कि एजुकेट करते हैं। मैं क्योंकि नॉर्मल हम देखते हैं कि जो शायरी में इंटरटेनमेंट का पुट जो ज़्यादा होता है, लेकिन इनके शायरी में जो है कि इंटरटेनमेंट के साथ जो है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा जो है कि रोल होता है। ऐसा क्यों? ये सारे नृत्य की आप सबसे पहले तो गुप्ता बनिया फैमिली, जिसका काम सिर्फ हिसाब किताब, उस हिसाब किताब से निकल के शायरी में आना, फिर कीटाणुओं का अध्ययन करना, क्या तालमेल है इस सारे जीवन का? सतेंद्र जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म लुधियाना शहर का है। ओके, मेरी जितनी स्कूल तक की पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो मैंने लुधियाना से की। ठीक है। उसके बाद 1983 में मैं चंडीगढ़ आ गया। ओके, 1900 मैट्रिक करने के बाद। ठीक है। उसके बाद से मैं चंडीगढ़ में हूँ। यहाँ के लोकल डीएवी कॉलेज में 3 साल पढ़ा। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा। यहाँ पे मैंने जो मेरा एरिया है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो मैंने माइक्रोबायोलॉजी, जिनको जैसे कीटाणुओं की हम बात करते हैं, अगर हम भाषा में कहें, जो कि कीटाणुओं की बायोलॉजी है, बैक्टीरिया, वायरस, वो क्या बीमारियां फैला सकते हैं, उनसे क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री की चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है, वहां से। ये तो मेरा, उसके बाद मैं कुछ देर प्रोफेसर रहा यमुनानगर में, और अब पिछले 20 साल से प्रोफेसर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। अब जहां तक साहित्य का सवाल है, हाँ, मेरा पहला प्यार तो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से नौकरी मिली हुई है, यहाँ से सारी पढ़ाई की है। लेकिन साहित्य का शौक साथ में हमेशा रहा। जैसे आप कह रहे थे, मैंने उर्दू में 3 साल उर्दू माइक्रोबायोलॉजी के साथ पढ़ी। हाँ, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन जरूर है। माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ उर्दू पढ़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू 3 साल उर्दू पढ़ा, उर्दू में ग्रेजुएशन हासिल की। एक वक्त ऐसा भी था कि मैंने तो उर्दू में एमए में एडमिशन ले लिया था कि ये माइक्रोबायोलॉजी छोड़ो। फिर किसी घूम के कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ का कुछ एग्जाम क्लियर हो गया, तो माइक्रोबायोलॉजी में वापस आ गए। ठीक है। और जहां अब इतने लंबे अरसे के बाद, जो आपका सवाल था कि दोनों में क्या तालमेल है, इतने लंबे अरसे के बाद एक गहन अध्ययन किया माइक्रोबायोलॉजी में, खूब रिसर्च किया, साहित्य को करीब से देखा। मेरे को लगता है साहित्य कर लो, माइक्रोबायोलॉजी कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, दुकानदारी कर लो, कहीं कोई बैंक में कहीं भी नौकरी कर लो, जिंदगी के पैमाने शायद वही रहते हैं। हर एक बंदा शायर है अपने आप में।
सिर्फ ये है कि शायर को एक कहने का सलीका, एक कहने का जरिया थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, वो उसको कह पाता है। मैंने, और ये जो आपका सवाल किसी और तरह से मेरे से और लोग भी पूछते हैं कि यार ये एक दिन तू सुबह लेक्चर दे रहा होता है माइक्रोबायोलॉजी का, 2 घंटे बाद तू शायरी सुना रहा होता है स्टेज पे, ये क्या है? तो मैं तो ये कहूंगा कि वो शायरी ने मेरी माइक्रोबायोलॉजी में भी मेरे को हेल्प की, या माइक्रोबायोलॉजी ने मेरे को शायरी में भी हेल्प की। जब हम शेर लिखते हैं उसका कुछ बैलेंस करना है, वही बैलेंस हमें करना है जब हम कोई माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। वही बैलेंस करना है अगर एक शेफ किचन में खाना बना रहा है, वही बैलेंस करना है अगर एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इन सभी चीजों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। हाँ, साहित्य की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट होने की वजह से, झुकाव होने की वजह से, अगर तुम उसको मिक्स कर लेते हो तो मैं ये कहूंगा कि जिंदगी का मजा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर इन्हीं सारी बातों को एक शेर के माध्यम से कहा जाए, शेर के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को लगा कि ये चीजें भी जरूरी है। बहुत बार हम पिछले 30-35 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग लेवल पे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट। मेरे को लगा कि हम अगर सिर्फ एक तरह की पढ़ाई कराते रहते हैं, कुछ रह जाता है, कुछ चीजें नहीं सिखा पाते। तो मेरा एक शेर है कि पेंसिल पकड़नी सिखाते सिखाते, पेंसिल पकड़नी सिखाते सिखाते किसी का हाथ पकड़ना सिखाया ही नहीं, दिल से पढ़ना से, दिमाग से पढ़ना सिखाते सिखाते किसी के दिल को पढ़ना सिखाया है। शेरो शायरी और दिल का पढ़ना, इसमें बहुत ही एक गहरा संबंध है। जब भी हम एक शायर की बात करते हैं, एक शेर की बात करते हैं, तो उसमें दिमाग से निकल के हम दिल में उससे पहले ही आ जाते हैं। आखिर क्या संबंध है शायर, शायरी और दिल में? शायरी और दिल में एक्चुअली संबंध मैं ये समझता हूँ सत्येंद्र जी, कि जब हम बातें इस दिमाग को छोड़ के दिल से करने लगते हैं तो मोहब्बत ही मोहब्बत दिखती है हर तरफ। तो किसी शायर का शेर है, अब ये मानना है कि हमने मोहब्बत कितनी दूरी तक जाना है। कई बार जो यंग यंग जब हम उम्र के होते हैं तो वही दिल हमें लगता है अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जी। थोड़े और बड़े होते हैं, वही दिल हमें लगने लगता है अपने किसी दोस्तों में, फिर वो दिल बड़े लगने लगता है भगवान में। तो हमने उस दिल का ये है कि उस दिल को हमने कितना पढ़ना है। एक शायर का शेर है और मेरा फेवरेट शेर है कि लफ्ज मोहब्बत एक अदना सा फसाना है, सिमटे तो मिले आशिक, फैले तो जमाना है। तो हम उसको जब दिल से चीजों को पढ़ते हैं फैला सकते हैं, जो कि दिमाग हमें उस मोहब्बत को कई बार पढ़ने नहीं देता। और शेर मेरे को आपने याद दिला दिया, हमारा लुधियाना के शायर है अमन जोशी, उनका शेर है कि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम्हारा दिल दिमाग जैसा है। दिल दिमाग जैसा है। तो हमें दिल, और ये भी जब हम दिल से चीजें करते हैं ना, और मैं एक लेक्चर, आपने मेरे को थोड़ा शुरू कर दिया, बटन दबा दिया मेरा आपने जी जी। वो मैं एक साइंस का लेक्चर भी देता हूँ कि हाउ टू बी क्रिएटिव इन साइंस। उसके आखिर में ना वो शाहरुख खान की फिल्म का वो पोस्टर दिखाता है कि जब तुम दिल से चीजें करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ लग जाती है। तो हमें चीजें यहाँ से करनी है, ये उसका सपोर्टिव मैकेनिज्म है। हम करना उल्टे लग गए, हम हर चीज की पहले कैलकुलेशन करते हैं। सत्येंद्र जी से आएंगे तो उनसे क्या फायदा होगा, सत्येंद्र जी से मिलेंगे क्या काम करवा सकता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि सत्येंद्र जी मेरे पास बैठेंगे 10 मिनट, यार मजा आएगा यार। जी जी। एक सवाल मैं भूल जाऊंगा, हाँ। सवाल मैं पहले पूछ लेता हूँ क्योंकि वो सब बहुत ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या है कि जब हम इस तरह के माहौल में होते हैं तो लाजमी हम जिंदा दिल होते हैं, और जब हम जिंदा दिल होते हैं तो अगर किसी की शादी हो गई या किसी की गर्लफ्रेंड है, मैं दोनों सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि अगर आपकी बीवी है तो उसको इस बात से टेंशन हो जाती है कि आदमी जितना दिल इतना क्यों है, और ये जो बातें कह रहा है ये मेरे को तो कह नहीं रहा, क्योंकि हम तो लाइफ में हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन कितना है, ये कह किसके लिए रहा है। तो क्या इस तरह की कोई कभी किस तरह की परिस्थितियां आपके सामने उठी कि आपने कोई शेर गुनगुनाया हो, कहा हो, या किसी पे हो, और भाभी जी ने आपने से किया कि आखिर ये है कौन जिसके लिए इतनी शायरी निकल रही है? देखो दो बातें हैं जी। एक तो अगर आपका रिश्ता सही है, सच्चा है,
तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग कम आती है। दूसरा ये है कि अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए ना जो एक आपने कहा जिंदा दिल के साथ साथ स्मार्टनेस भी आ जाती है। तो अच्छा। स्मार्टनेस मैंने मैंने एक शेर लिखा पीछे, वो शेर है कि जिंदगी में मोहब्बत कई बार की, एक ही शख्स से हर बार की। ये कह के बरी हो गए ना सर किसी से। अगर कोई पूछेगा भी ये किसके लिए कह रहे हो, तो मैं फटाक से ये शेर डाल देता हूँ कि जिंदगी में मोहब्बत कई बार की, एक ही शख्स से हर बार की। हाँ, एक समस्या जरूर आती है। समस्या ये आती है कि कई बार जो तुम्हारी फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर भी होते हैं जी उनका वो टेस्ट नहीं होता। जी उनका टेस्ट साहित्य में नहीं है। तुम्हारे क्या ये जा रहा है मैच देखते इकट्ठे बैठ के ये गजलें पढ़ने जा रहा है जी ये खाना खाना खाते हुए टीवी पे ये लगा लेता है रोज गजलें शायरी। जी तो वो एक कशमकश जरूर रहती है कि ये हालत भी हो जाती है। कई बार मुशायरे में जाना पड़ता है घर पे ये बता के कि कहीं और जा रहा हूँ। वो एक कशमकश जरूर रह जाती है। तो हाँ, ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं आता। बाकी ये खट्टा मीठा मिर्च मसाला हर रिश्ते में चलता है। नवीन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो केमिकल लोचा है, मैं इसको केमिकल लोचा ही कहूंगा क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। ये साहित्य और शायरी का केमिकल लोचा कब से आपको लगने लगा कि यार ये कुछ है मेरे अंदर? हाँ, बहुत पीछे जाना तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक जो जहाँ तक मैं पीछे मेरी सोच जा सकती है, 9th 10th क्लास में। और एक बात को आपसे बताना चाहूंगा कि मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं साहिर लुधियानवी के स्कूल में पढ़ा हूँ। जी अच्छा। मेरे को अक्सर बड़ा इस बात पे गुमान होता एक है। एक साहिल निगरानी का शेर आप सुना ही दे, कहीं बाद में वो निकल जाए। साहिर लुधियानवी का शेर 2 मिनट मैं याद करके आपको कोई जी सुना देता हूँ। जी जी। तो अभी पिछले हफ्ते क्योंकि वो सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए कि अभी मैं कौन सा सुनाऊं। अभी अभी साहिर के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम करके आया हूँ पिछले हफ्ते लुधियाना कॉन्वेंट कॉलेज जी 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 कि तो उन बड़ा गुमान होता है कि उन बेंचेस पे बैठ के पढ़े हैं जहाँ कभी साहिर बैठा करता। जी जो आपने सवाल किया कि कब से है, हाँ, जब धीरे धीरे बंदा बड़ा होता है जिंदगी की, जब तक मैं ये मानता हूँ जब तक बंदा एक बिल्कुल प्रोटेक्टिव माहौल में रहता है, जी कुछ दिक्कतों को महसूस नहीं करता, कुछ फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पाता, तब तक वो केमिकल लोचा इतना नहीं आता। तो मैं कंफर्ट जोन में रहते। जी मेरे को लगता है जब मैं घर छोड़ के चंडीगढ़ में आया, यहाँ की दुनिया, बाहर की दुनिया को देखा, उनकी समस्याओं को देखा, उनके प्यार को भी देखा, तो उसने एक अंदर ट्रिगर किया, एक इनिशिएट किया कि चीजों को इस तरह से कहा जा सकता है। फिर कई ऐसे दोस्त मिलते हैं जहाँ शौक कॉमन हो जाते हैं। तो ये मैं ये मानता हूँ जब से मैं 83 में चंडीगढ़ अगर मैं आया, तो उस तब ये एक तरह से ट्रिगर हुआ जब बाहर की दुनिया को देखा, कुछ दोस्त मिले जो बहुत अच्छे थे, कुछ ऐसे लोग मिले जो बहुत कोऑपरेटिव नहीं थे। तब से ये चीजें दिमाग में आना शुरू होती है। जैसे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि मैंने उर्दू में ग्रेजुएशन की, ये की होगी मैंने 90-91 1991। जी बीच में एक लंबा वक्त आया जब ये सारी चीजें पीछे रह गई, जिंदगी की और समस्याओं में उलझ गए। 6-7 साल पहले फिर मैं इसमें एक्टिव हुआ। जैसे जैसे लोगों को मिला तो उससे अब और अंदर आग लगती है और वो केमिकल लोचा जिसको आप कह रहे हो ज्यादा होता है। जी और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं शायरी और साहित्य पढ़ने में और सुनने में बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं अक्सर अपने मंचों से एक बात कहा करता हूँ जब प्रोग्राम करता हूँ कि मैं शायरी कोई ज्यादा या बहुत अच्छी नहीं करता, पर मैं शायरी और शायरों से मोहब्बत बहुत करता हूँ। ये जो मोहब्बत है ये तुम्हारा वो पॉजिटिव केमिकल लोचा करती है और तुम्हारे अंदर ये ट्रिगर करती है। ये मेरा मानना है। आपने जो मोहब्बत और एहसास की बात की, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह का समाज इस समय है हमारे पास, और जिस तरह के एक सामाजिक खतरे जो मोहब्बत के अगर अगेंस्ट आप जाओ, जिस तरह के वॉर्स का माहौल है, चाहे आप इंडिया से बाहर चले जाओ
या जिस तरीके के हिंदू मुसलमानों का माहौल है हमारे देश में, या जो जाति को लेके या दूसरे तरीके से, अभी आप देखिए कि मणिपुर में इतनी जो है कि इस तरह की सिचुएशंस हैं, उस माहौल में साहित्य क्या कर सकती है, और साहित्य को एक टूल्स बना के गवर्नमेंट को इस तरीके की क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि इस तरीके के सौहार्द को और बढ़ाया जाए। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? नहीं, आपने बिल्कुल सही विषय को टच किया। मेरे को ये लगता है कि हमें साहित्य ही है जो कि हमें दो चीजें खराब कर रही है, मेरा अपना मानना है। एक तो रिलीजन और दूसरी इकोनॉमिक्स। सारा कुछ इसके आसपास दुनिया घूम रही है। या तो रिलीजन जी लड़ रही है, कोई हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, वो सिख से लड़ रहा है, और कोई बात नहीं है तो मुसलमान में एक जाति दूसरे से लड़ रही है, हिंदू की एक जाति दूसरे से लड़ रही है। या तो हमें धर्म और इकोनॉमिक्स, या हमारी ये कैलकुलेशन है कि वहां तेल का कुआं है, उसको कब्जे में कर लो। जी मेरे को लगता है आप सहमत होंगे, इन दो चीजों की वजह से लड़ाई हो रही है। साहित्य की वजह से मैंने कभी ज्यादा लड़ाई नहीं देखी। नहीं, शायद मेरे मेरे पूछने का, सॉरी मैं हाँ थोड़ा सा बीच में हाँ इंटरप्ट रहा हूँ, कि इन जिस तरह का माहौल जो क्रिएट हो रखा है उसमें साहित्य एक पॉजिटिव रोल कैसे प्ले हाँ, कर मैं उसी पे आ रहा था। उसमें ये है कि लेकिन सारी जो गवर्नमेंट्स भी हैं वो भी सारे इसी आसपास इकोनॉमिक्स और उसके आसपास घूमते हैं। साहित्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। साहित्य में हम प्रोग्राम करते हैं, मैं एक ऑर्गेनाइजर हूँ, किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स नहीं है। बहुत कम इनिशिएटिव्स है हमारी, है कुछ एकेडमीज वगैरह जहाँ पे कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन एक अग्रेसिव वे में नहीं होता। और सबसे ज्यादा साहित्य का मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा माहौल, या हमें एज ए समाज कुछ ऐसा माहौल करना चाहिए जो हमारे रिलीजियस गुरु है, रिलीजियस लीडर है, वो रिलीजन से हट के अगर साहित्य के थ्रू बात कहना चाहे तो बेहतर होती है। फॉर आप ये मानो साहित्य में भी यहाँ तक हम उसको ले आए कि ये उर्दू का मुशायरा है, ये हिंदी का कवि सम्मेलन है, जबकि मेरे को लगता है कि हमें साहित्य ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें जोड़ सकती है। अब मैंने देखा है स्टेज पे हिंदू मुसलमान सारे शायर जिस तरह से पढ़ते हैं, कोई वहां उर्दू हिंदी का फर्क नहीं रहता। वहां नहीं ये देखा जाता कि ये उर्दू का शायर है या हिंदी का शायर है। मेरा एक शेर है कि तेरे यहाँ पे नुक्ता है, मेरे यहाँ पे बिंदी है। नुक्ता उर्दू वाले हैं जो समझते होंगे, जी बिंदी काफी इस्तेमाल होता है उर्दू की भाषा में। तेरे यहाँ पे नुक्ता है, मेरे यहाँ पे बिंदी है, जितनी शीरी उर्दू है उतनी मीठी हिंदी है। ये जो मैसेज है कि उर्दू हिंदी से मतलब हिंदू मुसलमान भी है, कि वो भी उतना ही मीठा है, वो भी उतना ही मीठा है। और इस बात को हमें प्रमोट करने के लिए इस तरह के और प्रोग्राम्स होने चाहिए, इस तरह की और प्रोत्साहन डेफिनेटली आना चाहिए, समाज के तौर पे भी, सरकार की तरफ से भी। और सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर सकते हैं, मेरे को लगता है, मेरे को पर्सनली ये लगता है, हमारी रिलीजियस संस्थाएं। जी जो रिलीजियस संस्थाएं हैं वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकती इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों का, कुछ आर्टिस्टिक लोगों का ये जो है कि आरोप है कि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, खास तौर से अगर मैं बीजेपी विचारधारा और गवर्नमेंट की बात करूं, तब से जो रियल आर्टिस्टिक लोग हैं, रियल साहित्यिक जो लोग हैं, अ, वो जो है कि उनको तवज्जो कम दी जाती है, और ये विचारधारा उनको सपोर्ट नहीं कर पाती, या उनके विचारधारा में इसको सपोर्ट करना नहीं है। आप इस बात से कितने सहमत हैं। सतेंद्र जी, अगर आप सच से मेरे मन की बात पूछे, मेरे को लगता है कि हम किसी एक विचारधारा की बात ना करें। हर सरकार इस चीजों को अपने हिसाब से मोड़ती आई है। जी एक सरकार अगर एक पर्टिकुलर तरह के उसको प्रमोट करती है, दूसरी उसको प्रमोट करती है, तो हमें ये किसी सरकार के लिए कहना मैं ज्यादा सही नहीं समझता कि बीजेपी वालों ने ऐसे कर दिया या कांग्रेस वालों ने ऐसे कर दिया। इस हद तक कि इवन हम कम्युनिस्ट उसको लें बैकग्राउंड को,
वो भी एक ही उस पे चलते हैं सिर्फ कि हमें अपोज करना है, अपोज करना है, अपोज करना जी। है। तो हर सरकार उसको एक पर्टिकुलर तरीके से प्रमोट करती है। जो आपने पहला सवाल किया था, उसी में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि साहित्य को सिर्फ प्रमोट नहीं करना, इस ग्रैब में से बाहर भी निकालना, इसमें से जी। बाहर निकालना जरूरी है। जी। मैं ये नहीं कहता कि कोई सरकार बहुत ज्यादा कर रही है। हर सरकारें अपने हिसाब से साहित्य को इस्तेमाल करती आई है, सदियों से करती आई है। साहित्य को अपने हिसाब से किस साहित्य को प्रमोट करना है, किसको नहीं करना, सिर्फ मौके की बात है। आज किसी को मिल रहा है, कभी किसी को मिला था। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस कॉलेज के प्रोफेसर नहीं होते, हालांकि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और सिर्फ आप पोएट होते हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव होता? हाँ वाह, ये मैं तो जब बताया ना, मैंने एक बार जब उर्दू में ग्रेजुएशन की, एक बार तो मैंने एमए उर्दू में एडमिशन ले ली थी। जी। मेरा ये नेट वेट कुछ होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी में, वो क्लियर हो गया और इधर आ गया। कुछ नहीं, कहीं हिमाचल में पहाड़ों में बैठे लड़कियों को उर्दू पढ़ा रहे होते हैं, शायरी कर रहे होते हैं, और क्या जो अब रिसर्च पेपर और थीसिस लिख रहे हैं, वो भी हर तरह की लाइफ अच्छी होती है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं दोनों चीजों को यहाँ रहते पूरा करता हूँ। आप अगर बाद में कैमरा घुमाओगे, मैं अपने कमरे के सामने देख रहा हूँ, एक दीवार पे आप देखोगे मेरे पोइट्री की बुक्स और वो रैक लगे हुए हैं, उसके बगल में एक साइंटिस्ट का रैक लगा हुआ है। तो मैं तो दोनों चीजों का मजा ले रहा हूँ, खुशकिस्मत। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली इस बात को कहा जाता है, चाहे वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके थ्रू ये कहा जाता है कि आपका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप पूरे अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि वही निर्धारित करता है कि आप किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। और आपके अगर आपका काम आपके इंटरेस्ट आपके मन मुताबिक नहीं है तो जीवन में हमेशा ही एक विरोधाभास लगा रहता है। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो लोग भी जो अपने एडल्ट एज में हैं, स्कूल के एज में हैं, कॉलेज के एज में हैं, और जिन लोगों के दिमाग में ये केमिकल लोचा पड़ गया है या है ऑलरेडी, पड़ क्या गया है ऑलरेडी, ठीक है, वो लोग अपने जीवन को किस तरीके से व्यवस्थित, क्योंकि फाइनेंस तो जरूरी है जीवन जीने के लिए, ठीक है, तो वो किस तरीके से किस दिशा में वो चले ताकि वो फाइनेंशियली, ठीक है, और अपनी लाइफ को इस डगर पे इस माध्यम से वो समाज की सेवा कर पाए। हाँ नहीं, ये भी आपने ठीक बात बोली, बिल्कुल सही। तो अभी भी जो आपने पहले भी एक सवाल पूछा था कि सरकारें क्या कर सकती हैं, अभी भी जो साहित्य प्रेमी है, इकोनॉमिकली उसको कोई सपोर्ट इतनी नहीं है कि उसको एज ए प्रोफेशन चला पाए। तो मेरा तो ये मानना है कि हाँ, भूखे पेट तो कोई शायरी नहीं हो सकती। तो हमें एक बैलेंस बैठाना ही पड़ेगा जी। वो बैलेंस बिठाना आना पड़ेगा। और कि हम अपना प्रोफेशन करके डेफिनेटली जो इकोनॉमिकल पार्ट है उसको भी पूरा कर पाएं और अपना शौक भी पूरा कर पाएं। हाँ, ये जंग, ये लड़ाई जहन में और समय के साथ चलती रहती है कि क्या करें। ये एक मैं कहूँगा कि कमी है कि साहित्य को एज ए प्रोफेशन जो है लोग नहीं अपना पा रहे, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। जी। जो बड़े साहित्यकार हैं वो गिनती के होंगे जी। जिनको की फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, क्योंकि वो अक्सर है ना, किस मर्जी प्रोग्राम में चले जाओ, किस मर्जी शायर से मिल लो, जितनी मर्जी बढ़िया वो रचना सुना के स्टेज से उतरे, नीचे उतर से उससे पूछा जाता है आप करते क्या है। जी। तो अब वो ये कहे कि मैं तो यही करता हूँ, जी। तो वो थोड़ा सा अभी भी मुश्किल से एक्सेप्ट होता है। तो अगर हमें प्रैक्टिकल वे में हो उसके सोचना है तो एक बैलेंस ही बिठाना। और बहुत से जो यंग बच्चे हैं, मैं अपने शहर में देखता हूँ, आप भी काफियों को जानते हैं, वो ये बैलेंस अच्छे से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। जी। जो क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं, क्या अंतर होता है शायरी में, कविता में, इन दोनों में क्या अंतर है? वैसे तो साहित्य किसी भी तरह का हो बहुत अच्छा होता है। कहानी हो, लेख हो, कविता हो, गजल हो, नज्म हो, प्रोज हो,
हर तरह का साहित्य अपने आप में एक छाप छोड़ता है। मेरे को ये लगता है कि जो शायरी है, क्योंकि मे भी हो सकता है मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा बायस्ड हो कि मैं शायरी ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि उसको थोड़ा सा कनेक्ट जल्दी बनता है, उसमें से भी गजल का खास तौर पे। जी क्योंकि अगर हमने एक कहानी पढ़नी है या नॉवेल पढ़ना है, वो एक आम इंसान जो है वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 100 पेज का नॉवेल पढ़ना है, जी वक्त भी चाहिए और वो जहन भी चाहिए और वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट भी चाहिए। जी 10 दिन टाइम लगाओगे, 2 घंटे रोज पढ़ोगे तो नॉवेल पढ़ोगे, कहानी है तो कम से कम 15 मिनट तो कहानी पढ़ोगे ना। शायरी में या मेरे को ये सहूलत लगती है कि अगर आपने 2-4 मिनट भी सुनी तो आपको मजा आ जाता है कि यार बढ़िया बात जी है। मैंने 2-4 शेर आपको सुनाए तो 10 सेकंड में पढ़ दिया, जी। तो 10 सेकंड में आप फारिग हो गए। आप मुझे वो दो चार शेर सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए, जो अक्सर इस समाज के अलग अलग हालातों को अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे शेर हैं, मेरे को जल्दी से तो कुछ अपने शेर ज्यादा याद रहते हैं, वो हाँ सुना तो देता अपने हूँ। अपने और कई बार रादर इतने कॉन्ट्राडिक्टरी शेर हो जाते हैं, पीछे एक प्रोग्राम में 2 शेर मैंने पढ़ दिए और बाहर आके बंदे ने मेरे से बोला कि यार ये कैसे है, क्योंकि जो आम लोग है वो ये सोचता है कि शायर सिर्फ वही लिख रहा है जो वो जिंदगी जी रहा है। मैं मानता हूँ वो काफी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदगी इधर उधर देखता है वो भी लिखता है। मेरे 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। एक शेर मैंने लिखा कि हार कर खुश करने की तरकीब बना रखी है, हार जी कर खुश करने की तरकीब बना रखी है, ये जो मैंने बच्चों से जीतने की शर्त लगा रखी है, दुनिया का सबसे अमीर शख्स हूं मैं, मैंने बटुए में बेटी की तस्वीर लगा रखी है। जी हम बेटियों को जो आज के समाज में इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी प्रोग्राम में मैंने दूसरा शेर ये पढ़ा कि यूं बिन बोले दास्ताने जिंदगी सुना डाली, फकीर ने खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा डाली, उन्हीं बच्चों ने आज बचत का हिसाब पूछा, जिन पर जिंदगी भर की दौलतें लुटा डाली। ये जो आजकल की यंग जनरेशन के साथ कुछ मसले हैं। अब जी मैं प्रोग्राम से बाहर आया, रात को खाना खा रहे थे, जी 2 लाख है मेरे पास। अरे ये क्या है, एक तरफ तो आप कहते हो बटुए में बेटी की फोटो लगा रखी है, जी हमें पता है आपकी एक ही बेटी है, जी एक तरफ आप ये लिखते हो कि उन्हीं बच्चों ने बचत का हिसाब पूछा, ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। जी मेरी बेटी ने मेरे को कहा कि पापा ये क्या शेर पढ़ते हो, क्या स्टेज में मेरी बदनामी कर रहे हो। लेकिन वो ऐसे होता है कि कहीं बैठे थे किसी दोस्त के घर, वहां देखा कि ये बंदा वो बंदा रिटायर्ड हुआ, उसके पीएफ को लेके कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, जी तो ये शेर हुआ कि बच्चों ने बचत का हिसाब पूछा। जी अब ये सारी समाज को लेके ये शेर जो है वो होते रहते हैं, जो आसपास बंदा घटित देखता है वो जब कह देता है तो दूसरों को बड़ा सुकून लगता है, बड़ा अच्छा। जी। इस मौजूदा टाइम में जो शायरी लिखी जा रही है और जो लीगेसी है जो उसको लेके चली जा रही है, कौन से ऐसे नए जो लेखक हैं जो उस लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आपको इस बात का भरोसा है कि ये उस लेगेसी को, उस मशाल को एक दूर तक लेकर जाएंगे? नहीं, मैं काफी अच्छे लेखक हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रोज में शायरी में मैं ज्यादा लोगों को जानता हूँ। अगर मैं अपने शहर की बात करूँ, जी अपने शहर में अच्छे शायर हैं। मैं मेरे दोस्त हैं महेंद्र कुमार साहनी जी, जी बढ़िया शायरी कहते हैं, लेकिन उनके साथ वो समस्या है जो आपने थोड़ी देर पहले हमने बात की जी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी शायरी जी और शायरी करने को भी, क्योंकि वो शायरी करने के लिए फिर वो गालिब की तरह जिंदगी भर उधार मांगना पड़ेगा। जी तो वो है। और लुधियाना से बड़े अच्छे शायर हैं जिनको मैं जानता हूँ, मुकेश आलम जी हैं, बहुत अच्छी शायरी करके एक मुकाम हासिल किया है। वरुण उन्नत है लुधियाना से। चंडीगढ़ में यंग लड़के हैं जो अच्छी शायरी कर रहे हैं। जी तो साहिल है हमारे यहाँ एक लड़का, अच्छी शायरी करते हैं ये सब। जी तो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, यंग शायर बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो लीगेसी लेके जाएंगे वो आगे डेफिनेटली। मसला यही बस वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाके अटक जाता अगर अंत में मैं आपसे कहूं तो आप हमारे जो दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
नहीं, नसीहत मेरी, चाहे मैं साइंस का लेक्चर दूं, चाहे मैं आप बातचीत करूं साहित्य पे, मेरा यही रहता है कि वो जो मैंने पहले कहा था कि दिल को दिमाग जैसा मत होने दो, दिल को दिल रहने दो, दिल से चीजें करने दो। जब हम दिल से चीजें करते हैं, मैंने, और मानिए संदर्भ जी, अब हम तो लैब में तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ए में बी मिलाया, बी में सी मिलाया, और यही हम अभी बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं कि दिल से काम कर, दिल से काम थोड़ा ज्यादा लो दिमाग से जी। हर वक्त वो 2 और 2 4 नहीं, कभी कभी 2 और 2 5 होने देना चाहिए। और जब 2 और 2 5 सोच के काम करते हैं तो 2 और 2 4 अपने आप सही बैठ जाता है। हमें 2 और 2 4 हर वक्त इस, बस वो वही है मेरे को, दिल को दिल रहने दो और दिल से काम ज्यादा लो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन गुप्ता। नाम यही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, नाम यही है डॉक्टर नवीन गुप्ता। और इन्होंने जो बात कही कि दिल को दिल रहने दो, दिमाग को दिमाग का काम करने दो, ये बात इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम दिल के काम को भी दिमाग के काम में ही लगा देते हैं तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं होती, वो शायरी नहीं होती। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझें तो हमारे लाइफ में दिमाग वो सारी सुविधाएं भी रहेंगी और दिल वो प्यार और मोहब्बत भी रहेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस जी जी, मैं संजय जी ये जरूर कहूंगा, एक बार आप अपना कैमरा घुमा दीजिए जी, ताकि लोगों को ये बैलेंस दिख पाए कि साहित्य और अपने काम में बैलेंस कैसे हो सकता है। मैं उससे आप, उससे बड़ा बढ़िया लगेगा कि जो आपने सवाल किए उसका जवाब भी मिलेगा कि इधर अगर आप शायरी और वो ये वाली दीवार पे अगर आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये वाली दीवार पे आप फोकस करेंगे, अगर ये शायरी भी हो रही है और साइंस भी साथ में। ये आप देख रहे हैं, ये नवीन जी का जो है कि ये ऑफिस है चंडीगढ़ स्थित, और यहाँ पे ये इतनी सारी ट्रॉफीज आप बहुत देख रहे हैं। ये आप ही की है ना ये सारी? अच्छा फिर अगर इस तरफ शायरी है तो इस ठीक तरफ है। साइंस है या उस तरफ यहाँ किस देखिए, ये जो साइंटिस्ट हैं उनकी तस्वीरें जो है कि वो लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये रिसर्च की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा ऑफिस है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मुझे तो समझ में नहीं आता। ये बुक्स को देखिए, ये कुछ अलग तरीके की बुक्स दिख रही हैं, कुछ काली सी, और मेरे लिए तो काली सी ही तो और अगर हम इस ऑफिस के आगे लेकर इस चीज़ को चलते हैं तो यहाँ पे जो है कि ये कुछ ग्रीटिंग कार्ड, ये ग्रीटिंग कार्ड्स के बारे में मैं आपको बात करूं कि आप देखते हैं कि इन सब चीज़ों का तवज्जो जब हम स्कूल के टाइम में होते हैं तो हम कितनी तवज्जो होती है। देखो ये शायरी का है तो ये टीचर का है जी, ये टीचर का है, ये शायरी का जी तो ये हम कितना तवज्जो देते हैं, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो अचानक ही हमारे जीवन से लुप्त हो जाती हैं। हमारे बच्चे कह रहे होते हैं कि पापा आज मैं ये कार्ड बना रही हूँ, मैं आज मैं वो कार्ड बना रही हूँ, और हम एक सरसरी नज़र से उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, और फिर वो अचानक हमारे सारी जहन से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन एक शायराना दिल, जो दिल की बात हो रही है, अगर आपके पास दिल है तो आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हों, आपके अंदर ये कार्ड्स रहेंगी, ये फीलिंग्स रहेंगी। ये सर का जो है कि ऑफिस है, ये मेडल्स हैं, ये जहाँ पे वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो अब मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, और थकने के बाद अब मैं कुछ और, वैसे तो मैं खा पी रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा कैजुअल टाइप का माहौल है, क्योंकि हम उस तरीके से सीरियस होके कभी हम साहित्य पे बात कर ही नहीं सकते। उसमें जिंदा दिली होना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम बनावटीपन हो, ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने ये कोशिश की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।